हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बीएसएल स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 गणित का, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, उसका हम लोग लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट पहले ही बता दिया है कि जिन भी बच्चों की अभी तक तैयारी कुछ भी नहीं हुई थी गणित में, लेकिन अब से भी पढ़कर वो 70 में 65 स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल और हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको वहाँ तक पहुँचाऊँगा। क्योंकि स्टूडेंट, मैं 3 से 4 महीने के अंदर ही आपके मैथ का सिलेबस कंप्लीट कराकर, साथ ही मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ हल कराने वाला हूँ। और कौन सा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूँ स्टूडेंट। तो आप जुड़ जाइए। अगर आप कि अभी तक कुछ भी मैथ में तैयारी नहीं हुई है, आप अभी जीरो हो मैथ में, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आप 70 में 65 स्कोर करना क्लास 10th की यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो स्टूडेंट आप हमारे साथ जुड़िए और मैं आपको गणित में 70 में 65 स्कोर कराऊंगा। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गणित का क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। अब की बार स्टूडेंट 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं आप लोग, तो जुड़ जाइए हमारे साथ आज और अभी से। ठीक स्टूडेंट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वास्तविक संख्या जो रियल नंबर, उसका लेक्चर नंबर 1 आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट, हम लोग के चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको कहते हैं रियल नंबर। यानी कि ये रियल नंबर होता क्या, यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले उसे समझते हैं। तो वास्तविक संख्याएं कुछ भी नहीं होती, वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का संग्रह होता है। यानी कि जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिली होती हैं, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत भी बहुत सारी संख्याएं आती है, पूर्णांक संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है, प्राकृतिक संख्या आती है, बहुत सारी संख्याएं आती हैं। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। बस आप इतना समझिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। सबसे पहले स्टूडेंट, हम लोग का चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम ही जब हम लोग का है वास्तविक संख्या, तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या को ही समझेंगे। तो वास्तविक संख्याएं कुछ भी नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होती हैं, संग्रह होती हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसे भी एक लाइन में आप समझिए। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मैं आपसे बोलूं कि -3 बताइए परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसके बटे कुछ नहीं होता हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए 0 परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, तो 0 भी परिमेय संख्या होती है। अब लिखते हैं 11/4, बताइए ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। यानी कि आपको ऋणात्मक में या फिर धनात्मक में या शून्य आ जाए, तो ऐसी सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, तो वे होती हैं परिमेय संख्या। तो फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो आप देखना रूट के अंदर जो सारी संख्याएं लिखी होती है ना, चाहे ऐसे भी हो सकता है, 3√5 भी हो सकता है और एक पाई होता है, ये सारी संख्याएं हम लोग की अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अपरिमेय संख्याएं रूट के अंदर और पाई वाली संख्याएं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि ये कौन सी संख्या है, तो ये संख्या हम लोग की परिमेय, और ये हमारी कौन सी संख्या, तो ये हमारी है अपरिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी परिमेय संख्या और ये हमारी अपरिमेय संख्या। तो मैं आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हम लोग दोनों को कंपेरिजन में देखते हैं। ठीक है, एक साइड लिखते हैं हम लोग भाज्य संख्या
और इधर लिखते हैं अभाज्य संख्या। और दोनों को स्टूडेंट हम लोग कंपैरिजन में देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो वे समस्त संख्याएं, यानी कि वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हो और उसके अलावा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है? जो एक से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो क्या हमें समझ में आया कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं? तो वे समस्त संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं। एक बार आप लोग ध्यान से परिभाषा देखें तो वे समस्त संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वे कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? जो एक से कटे और स्वयं से कटे। अगर हम लोग दो की बात करें स्टूडेंट, किसकी बात करें? दो की बात करें तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो दो है यह एक से कटेगा और किससे कटेगा? दो से कटेगा। इसके अलावा और यह किसी संख्या से कट सकता है क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं, यह किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता है। तो ये जो दो होगा यह कौन सी संख्या हो जाएगी? तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। हम लोग तीन को देखते हैं तो तीन को भी ध्यान से आप देखो तो यह एक से ही कटता है और तीन से ही कटता है, यानी कि एक से कटेगा और वो स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कट सकता है। तो हम लोग तीन को भी कौन सी संख्या कहेंगे? उसे भी हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अब हम आगे देखते हैं चार। तो चार को हमने देखा कि यह एक से भी कटता है, चार से भी कटता है और साथ ही में स्टूडेंट यह दो से भी कटता है। तो आप ध्यान से देखो तो ये एक से भी कट रहा है चार, और दो चार से भी कट रहा है और साथ में दो से भी कट रहा है। तो इसे कौन सी संख्या कहेंगे? क्योंकि हम लोग तो अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, लेकिन ये तो दो से भी कट रहा है। तो इसे हम लोग देखेंगे अभी बाद में कि इसे कौन सी संख्या हम लोग कहते हैं। तो अभी हम लोग चार को हटाते हैं, यानी कि पता चल गया कि चार अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे पाँच को। तो पाँच को हम लोग देखते हैं कि यह एक से कटती है और पाँच से कटती है और किसी संख्या से कट सकती है। और किसी संख्या से पाँच कट सकता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, और किसी संख्या से पाँच नहीं कट सकता। तो यह पाँच भी कैसी संख्या हुई? अभाज्य संख्या हुई। यानी कि हमें क्लियर समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं अगर बात करें तो केवल खुद से कटती हैं और किसी संख्या से नहीं कटती हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ स्टूडेंट, आप लोग उसे समझ लेना। तो इसे रब करते हैं। और ध्यान से आप देखो तो हमने अभी जो जो ज्ञात किया उसी को लिखते हैं। 2, 3, 5, 7 भी होता है स्टूडेंट, 11 भी होता है, 13 भी होता है, 17 भी होता है। ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे 47 मिलेगा, फिर आगे जाएंगे तो और बहुत सारी संख्या हमें मिलती चली जाएंगी, अभाज्य संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से न कटे। अब हम बात करते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो ठीक इसका विपरीत भाज्य संख्या होती है, यानी कि वे संख्याएं जो एक से स्वयं के अलावा भी अन्य किसी संख्या से कटता हो। यानी कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से भी कटती हैं, खुद से भी कटती हैं, उसके अलावा अन्य भी संख्याओं से वे कटती हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो सकता है उसको ध्यान से आप देखें। वे समस्त संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा और भी अन्य संख्या से विभाजित होती है।
ठीक है स्टूडेंट, तो भाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य भी संख्याओं से विभाजित होती हैं यानी कटती हैं, उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। तो वो कौन सी संख्या हो सकती है? हमने देखा कि 2 अभाज्य संख्या, 3 भाज्य संख्या, तो 3 के बाद क्या आता है? 4। तो हम लोग 4 को देखते हैं कि वो भाज्य संख्या है या फिर नहीं। तो हम लोग ध्यान से आप लोग देखो स्टूडेंट, ये 4 है तो यह 1 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, साथ में ये 4 2 से भी कटता है। तो आप ध्यान से देखो, तो यह 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, और साथ में किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। और हमें क्या है? भाज्य संख्या में वो अन्य संख्या से भी कटती है, तो ये अन्य संख्या कौन हो गई? 2 हो गई। तो 4 बताओ भाज्य संख्या है या फिर नहीं है? तो 4 भाज्य संख्या है। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा भी बहुत सारी संख्याओं से कटती हैं, तो उन्हें हम लोग एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ये सारी कैसी संख्याएं हैं स्टूडेंट? तो ये सभी संख्याएं हम लोग की भाज्य संख्याएं, यानी कि यह क्या है? एक से स्वयं के अलावा भी बहुत सारी संख्याओं से कटते हैं, यानी अन्य संख्याओं से कटती हैं, तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आपने देखा कि हम लोग सबसे पहले 4 को ही विभाजित कर पा रहे हैं, यानी कि भाज्य संख्या के रूप में सबसे पहले 4 को लिख रहे हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सॉरी स्टूडेंट, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब बात करते हैं तो फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो इधर भी देखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या स्टूडेंट क्या होती है? तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले 2 को लिखा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आप लोग के लिए। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूँ कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। तो अब हम लोग बात करते हैं किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है। स्टूडेंट हमने चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है, और चैप्टर में जो स्टेप बाय स्टेप जो कंसेप्ट आते हैं उन सभी को मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व कराऊंगा, यानी उसके बाद मैं आपको सवाल भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप कंसेप्ट समझने पर ध्यान दें। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो अब हम लोग आगे देखने वाले हैं स्टूडेंट किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग की अब अगली हेडिंग होगी किसी संख्या का गुणनखंड। किसी संख्या का गुणनखंड, यानी कि स्टूडेंट अब हम लोग का अगला टॉपिक है किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, क्या है गुणनखंड? यानी वो जो संख्या होगी उसका क्या बनने वाला है? अब खंड बनने वाला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणनखंड। यानी कि अगर कोई संख्या है और कोई दूसरी संख्या आती है और उस संख्या को क्या कर देती है? पूरी तरह विभाजित कर देती है। पूरी तरह विभाजित करने का मतलब है स्टूडेंट कि उसका शेषफल शून्य बचना चाहिए, यानी कि उसका रिमाइंडर जो आएगा वो शून्य आएगा। तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे कि जिस संख्या को उसने काटा है और काटने वाली जो संख्या है उस संख्या का एक गुणनखंड कहलाएगी। यानी कि जब अगर कोई एक संख्या है और कोई दूसरी संख्या आती है और उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो हम चलिए एग्जाम्पल को लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल में क्या करते हैं स्टूडेंट? एग्जाम्पल में हम 20 को लेते हैं। किसको लेते हैं? 20 को। तो आप कहेंगे कि ये जो 20 है यह 1 से भी कटेगा। जी हाँ, यह 1 से कटता। 2 के पहाड़े में भी 20 आता तो ये 2 से भी कटेगा। 3 से कटेगा 20? नहीं, 3 से पूरी तरह नहीं कटेगा। तो फिर किसको देखते हैं? 4 से 4 5 20, 20 पूरी तरह कट जाता है। 5 से देखें तो 5 6 को 20, यानी 5 से भी पूरी तरह कट जाने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं आगे किससे कटेगा, तो आगे कटेगा 10 से। तो 10 दूना के 20, यानी 10 से भी पूरी तरह कट जा रहा है। उसके बाद यह स्वयं यानी 20 से कटने ही वाला है। तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा क्या था? 20, जो कि कोई संख्या थी,
और ये सब क्या है, ये सब इस संख्या के गुणनखंड है, यानी 20 के ये सब क्या है, गुणनखंड है। जो 1 2 4 5 10 और जो 20 है, ये 20 जो हम लोग की संख्या थी, इस 20 संख्या का ये सब क्या है, गुणनखंड है। यानी कि किसी संख्या को कोई अन्य संख्या आती है और उसे पूरी तरह विभाजित कर देती है, तो यह 1 2 4 5 और 20 जो है 10, ये सब क्या कर रहे हैं, 20 को पूरी तरह से विभाजित कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि विभाजित होने वाली संख्या कौन है, 20, और विभाजित करने वाली संख्या ये सब हैं। तो विभाजित होने वाली संख्या को विभाजित करने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, ये सब एक गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, ये सब गुणनखंड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा कि गुणनखंड क्या होता है। यानी कि कोई एक संख्या है और कोई संख्या आती है और उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती है, तो हम क्या कहेंगे कि विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित करने वाली जो संख्या होती है, विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। आपने गुणनखंड समझ लिया, तो अब समझते हैं इस गुणनखंड से रिलेटेड कुछ, कि हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे किसी संख्या का खंड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है गुणनखंड वृक्ष। यानी कि हम क्या करेंगे, कोई संख्या दी रही होगी, उसे हम लोग गुणनखंड वृक्ष के माध्यम से उसे हम लोग हल करेंगे। तो ये गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, ये कुछ भी नहीं होता, कुछ ऐसी आकृति हो जो वृक्ष की जैसी बनती हो, उसी को हम लोग गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग की पड़ेगी गुणनखंड वृक्ष क्या होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे गुणनखंड वृक्ष के बारे में कि गुणनखंड वृक्ष क्या होता है। गुणनखंड वृक्ष, ये अब हम लोग की अगली हेडिंग है, गुणनखंड वृक्ष क्या होता है। तो स्टूडेंट ध्यान से समझना, किसी संख्या का हम लोग नॉर्मली गुणनखंड करते हैं, उसे क्या करते हैं, वृक्ष के जैसा दर्शा देते हैं, यानी दिखाते हैं। जैसे मानकर चलिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था 20, इसको हम लोग काटते हैं तो ये जाएगा 2 से 10 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में, और 5 से जाएगा 1 बार में। ये इसका गुणनखंड बनने वाला है 20 का। तो अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, 20 को ऐसे लिखेंगे। हमने किससे काटा इसे, इसको हमने सबसे पहले 2 से काटा, तो ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, और इधर वाला जो बॉक्स होगा जिससे विभाजित करते हैं, जिस संख्या से विभाजित करते हैं उसको इधर लिखते हैं। ठीक है, और जो विभाजित करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे इधर लिखते हैं। तो 2 से हमने काटा था तो कितना आया था, 10, तो यहाँ पे भरा जाएगा 10। अब फिर हमने क्या किया, फिर इस 10 को हमने 2 से काटा था, तो अब क्या करेंगे, फिर ऐसा एक खंड बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2, और 2 से ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब ये 5 किसी से कटने वाला है, नहीं कटने वाला, क्योंकि 5 खुद ही अभाज्य संख्या, ये स्वयं से ही कटता है, तो हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, गुणनखंड वृक्ष कुछ भी नहीं होता है, एक नॉर्मल आप खंड बनाना और उस खंड को ऐसे करके एक क्रम में करके लिख देना, और यही होता है गुणनखंड। यानी किसी संख्या को आप वृक्ष की जैसी आकृति देख दो उसका खंड करके, तो उसी को बोलते हैं हम लोग गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ। अगर आप चाहो तो एक और एग्जाम्पल समझो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं 28 को लेते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग खंड करो तो क्या कहेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 7 बार में, और 7 से जाएगा 1 बार में। तो इसका एक खंड बना। तो अब क्या करेंगे, आपने किसका खंड किया, तो 28 का, तो आप 28 को ऐसे लिखेंगे और बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। फिर आपने 28 को सबसे पहले किससे काटा, तो आप कहेंगे हमने 28 को सबसे पहले 2 से काटा, तो 2 से काटा तो कितनी बार में गया, तो आप कहेंगे कि 14 बार में गया, तो आपने 14। अब फिर आपने 14 को कौन सी संख्या से काटा, तो आप कहेंगे हमने 14 को 2 से काटा, तो कितनी बार में गया, तो ये 2 से गया 7 बार में। तो आप देखो ये जो 7 है, अब कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसी और संख्या से नहीं कटती, केवल स्वयं से कटती है। तो आप ध्यान से समझो, तो ये कैसा खंड बन गया, इसी खंड को तो हम लोग कहेंगे गुणनखंड वृक्ष, और कुछ भी नहीं है, अलग से कुछ भी गुणनखंड नहीं होता। जो आप गुणनखंड करते हो उसी को आप ऐसी संरचना देते हो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं। अब आगे का हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। यानी अब हमारी अगली हेडिंग होने वाली है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है स्टूडेंट, तो
तो इसे रब करते हैं। अब हमारे अगले हेडिंग होगी अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार स्टूडेंट प्रत्येक भाज्य संख्या, ठीक है ध्यान सुनना स्टूडेंट, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और वही क्या होता है, हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता है। तो आपको प्रमेय अब समझने की जरूरत है, और ये समझ में आएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे हम क्या करते हैं, इधर 42 ले लेते हैं स्टूडेंट, क्या लेते हैं 42 लेते हैं, और क्या करते हैं, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम लोग गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा, 3 से, तो 3 7 21, फिर हमने काटा 7 से, 7 एकम 7। तो आप बताइए इस 42 का क्या खंड बना, इस 42 का क्या खंड बना। तो आप कहेंगे इस 42 का खंड बना 2 गुणे 3 गुणे 7, यही इस 42 का खंड बना। तो अब इसके अनुसार आप प्रमेय को आप ध्यान समझना कि भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या, तो आप ध्यान से देखो तो ये 42 क्या है, ये भाज्य संख्या है। क्या है, कौन सी संख्या है, आप कहेंगे भाज्य संख्या। ये 42 कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। अब ध्यान से देखो तो 2 3 और ये 7, ये कौन सी संख्या, तो ये अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से कटने वाली है। यानी कि ये सभी कौन सी संख्या, तो ये सभी कौन सी संख्या कहलाएंगे स्टूडेंट, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब ध्यान से प्रमेय को समझना कि प्रमेय क्या कहता है। प्रमेय ये कहता है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि ये जो 42 वो क्या है, भाज्य संख्या है, और इस 42 का जो गुणनफल आए हैं, कौन कौन आए हैं, 2 3 7, ये कौन सी संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या है। और प्रमेय भी यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। एक प्रकार से हम कहें तो ये जो भाज्य संख्या होती है ना स्टूडेंट, ये जो भाज्य संख्या होती है, ये जो भाज्य संख्या होती है, हम कहें कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा स्टूडेंट, ये कहना गलत नहीं होगा। अगर हम कहते हैं कि जो भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं, ये सही है। जैसे देखो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल क्या बताया कि 42 ये कौन सी संख्या, भाज्य संख्या, इसके गुणनफल क्या है, तो आए हैं 2 3 और 7 आए हैं। तो अब इधर देखो 42 है, और इन सब का गुणा करो तो 2 3 6 और 6 7 42, तो इनका गुणनफल भी कितना आ गया, 42 आ गया। और मैंने यहाँ पे यही तो लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो होती है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। और कुछ भी मैंने अलग से नहीं लिखा स्टूडेंट, मैंने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार ही सब कुछ आपको बता रहा हूँ और सब कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ये सब आप लोगों ने समझ लिया है, तब क्या करते हैं हम लोग 2-3 क्वेश्चन इस पे करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे चलिए स्टूडेंट, आगे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानकर चलिए हम यहाँ पे लेते हैं 14 और कोई संख्या ले लें, 14 70 को ले लेते हैं। किसको लेते हैं, 14 70 को लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसका स्टूडेंट, हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप लोग ध्यान से देखना, इसे अभाज्य गुणनखंड भी करेंगे। और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जो 14 70 इसको हम लोग गुणनखंड वृक्ष के द्वारा भी उसको लिखेंगे। ठीक है, यानी कि एक ही एग्जाम्पल से दो चीज हम लोग सॉल्व करने वाले, जो हम लोग पीछे के पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट,
तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले 14 70 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। इधर लिखते हैं 14 और 70, इसका क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं। तो ये 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 3 6 और 2 5 10। अब इसके बाद ये किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से कट जाएगा, देखते हैं। 3 दूना के 6, 3 चौको 12 और 3 5 15, यानी ये 3 से कट गया। अब आगे 3 से कटेगा, 3 3 8 24, नहीं कटेगा। तो अब क्या करते हैं, 5 से काटते हैं। तो 5 चौको 20 और 5 9 45, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 7 से काटते हैं, तो 7 7 49। उसके बाद फिर 7 से जाएगा, 7 1 7, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने 14 70 का क्या कर दिया है, गुणनखंड निकाल लिया है, जो कि क्या किस रूप में आए हैं, 2 3 5 7 और 7 के रूप में आए हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट कि 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, यही हमारे क्या है, यही हमारे गुणनखंड आए हैं 14 70 के। तो अब ध्यान से देखो, तो जब इनका गुणा करेंगे हम लोग स्टूडेंट ना, यानी 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे, ये जो है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 जो है, इनका जब आपस में हम गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा 14 70 ही आएगा, जो कि आधारभूत जो प्रमेय हम लोग के अंकगणित की है उसके अनुसार ये क्या होगी, यह जो 14 70 यह भाज्य संख्या है। और ये जो इनका गुणनफल आया है 2 3 5 7 के रूप में, ये सब कौन सी संख्या है, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड वृक्ष द्वारा भी हल करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो हमने यहाँ पे लिखा 14 और 70 और ऐसे बनाया कॉलम। अब देखो ये लास्ट में 0 यानी 2 से कटेगा, तो हम क्या करते, इधर 2 बनाते और 2 से काटा तो कितनी बार में गया था, इधर देखो 2 से हमने विभाजित किया तो 735 बार में गया था। ये अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो इधर से हम एक बॉक्स में 3 लिखते हैं और एक बॉक्स में 3 से काटे थे तो कितनी बार में गया था, तो आप कहेंगे 245 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे 245। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद फिर हमने इसको किससे काटा था, तो इसको हमने काटा था इसके बाद 5 से काटा था, ये 5 से कट गया था, तो इसे हम लोगों ने 5 से काटा था तो कितनी बार में आया था। तो अब ध्यान देखो, 5 से काटा था 245 बार में, 5 से काटा था तो सॉरी स्टूडेंट, 5 से काटे थे हम लोग तो कितनी बार में आया था, 49 बार में आया था। फिर ये 7 से जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 7 से काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा। तो लो, ये जो 14 70 का हम लोगों ने गुणनखंड किया था उसको हम लोगों ने गुणनखंड वृक्ष द्वारा भी लिख दिया इसे। तो देखो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसके बाद हमने आपको बताया भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, उसके बाद मैंने आपको बताया गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि अंकगणित आधारभूत की प्रमेय क्या होती है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने एक एग्जाम्पल लिया 14 70, जिसके माध्यम से आपको बताया गुणनखंड कैसे किया जाता है। साथ में मैंने स्टूडेंट आपको यह भी बता दिया कि उसको गुणनखंड वृक्ष के रूप में कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो आप स्टूडेंट क्या करिएगा, आपको जितना मैंने सब कुछ बताया है, सबसे पहले आपको इतना प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करके ही आपको कल की अगली क्लास में ज्वाइन होना है। तो आज के लिए स्टूडेंट हम लोग इतना करेंगे। अगर आप देखो स्टूडेंट 3 से 4 महीने में अगर आप चाहते हो कि मैथ में 70 में 65 स्कोर करना, तो आपने अभी तक जितना अपने समय बर्बाद किया है उसे आप लोग एक साइड रख दीजिए और अब से कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। और आपके साथ हम जुड़े हैं और हम आपकी मेहनत में आपका साथ देंगे। और आप लोग क्या करो, अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखो और आप हमें अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखो और हमारा साथ दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर नए तो वीडियो को भी लाइक करना स्टूडेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।